कॉन्ट्रास्ट you should know how to handle them. आपको पता होना चाहिए उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे मैनेज करना है. So one very common question students ask me is कि सर हमें क्यों करना है, तो नर्सिंग स्टाफ लगाएगा. तो एक बात समझ लीजिए कि शायद KGMC, RML, सहारा हॉस्पिटल और 3-4 जगह होंगी जहाँ पे आपको नर्सिंग स्टाफ मिलेगा कॉन्ट्रास्ट लगाने के लिए. ज़्यादातर अस्पतालों में, सेंटर्स पे आप ही कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं और आप ही लोग सब मैनेज करते हैं. अलग से आपको नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलेगा. सो यू कैन नॉट से दैट आई डू नॉट नीड टू नो अबाउट कॉन्ट्रास्ट और इट्स रिएक्शन. यू नीड टू नो दैट. सो जस्ट अ बेसिक, राइट. सो कॉन्ट्रास्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू आयोडीनेटिव, यानी जो हम CT में इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे में इस्तेमाल करते हैं, गैडोलिनियम बेस्ड जो हम MRI में इस्तेमाल करते हैं, और एंट्रिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो बेरियम होता है प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समझना बस इतना है कि बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं, आयोनिक, नॉन आयोनिक. और नॉन आयोनिक आयोनिक से बेटर होता है, मोनोमर और डाइमर होता है, डाइमर मोनोमर से बेटर होता है. उसके बाद होती है ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी और लो ऑस्मोलैरिटी. और ये आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है. तो मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो लगभग 270 से 290 है. तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका जितना बॉडी की ऑस्मोलैरिटी के करीब होगा वो उतना अच्छा है, उसके उतने कम साइड इफेक्ट्स होंगे. सो इफ यू हैव अ हाई ऑस्मोलैरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वो अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा रिएक्शंस करेगा. इफ यू हैव अ लो ऑस्मोलैरिटी, यानी वो बॉडी ऑस्मोलैरिटी के बगल में, देन इट इज गुड फॉर यू. सो यू कैन सी दैट द ओवरऑल percentage of allergy reactions, fatality is much higher in high osmolarity. So you should go for low osmolarity. Now modern days में ज़्यादातर जो contrast है वो low osmolarity ही हम use करते हैं. Then there is something known as isoosmolar, यानी जो बहुत करीब है body osmolarity के, उसके बारे में भी बात करेंगे. मगर उससे पहले बहुत important चीज, patient inform and consent. Do not forget to make the patient sign on the consent form. So while speaking on this, you will have patients coming in emergency setting. एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, सब परेशान है, जल्दी CT स्कैन करो. आपने कहा सर कंसेंट करें, हो जाएगा जिल्टा ऑपरेशन. नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना. चाहे जितनी इमरजेंसी हो, जो भी बात हो, जब तक पेशेंट कंसेंट फॉर्म पे साइन नहीं करता, यू विल नॉट पुट कॉन्ट्रास्ट. इन केस कॉन्ट्रास्ट से कोई बात हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, डेथ हो जाती है, you will be held responsible, the doctor, the patient, the court, no one will leave you. So make sure the consent form is signed. So I'll share with you, this is a typical consent form what we use in RML, right? And it is even written कि death तक हो सकती है. कई बार पेशेंट ये पढ़ के घबरा जाते हैं कि अरे कॉन्ट्रास्ट से मृत्यु भी हो सकती है. तो कहना आप होती नहीं है, बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकती है. साइन करने से पहले पेशेंट को बता दीजिए, बाद में ये ना हो कि हमको बताया नहीं गया, राइट? So what is the recommendation for contrast? क्या आपको एज अ टेक्नीशियन पता होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट की हैंडलिंग कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन अ डार्क प्लेस. सो यू नो दैट इफ यू कीप अ कॉन्ट्रास्ट इन अ प्लेस विच इज फुल ऑफ लाइट, सनलाइट के पास में रखते हैं, तो उसका डीजनरेशन हो सकता है, उसकी केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं. सो यू हैव टू कीप इट इन अ डार्क प्लेस. कबर्ड में रखना है, खिड़की के पास नहीं रखना है, राइट? Not near X-ray equipment, okay? At normal room temperature. So फ्रिज में नहीं रखना है, बहुत गर्म जगह पे नहीं रखना है, वरना उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाएगा. ऑब्जर्व फॉर एक्सपायरी डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने एक्सपायर्ड कॉन्ट्रास्ट लगा दिया और कोई रिएक्शन हो गया, देन यू हैड इट. कॉन्ट्रास्ट बैच नंबर शुड आल्सो बी नेम्ड. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? जब भी रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन होता है या कोई डेथ हो जाती है कॉन्ट्रास्ट से, तो जब फार्माकोविजिलेंस होता है, जब पूरी रिसर्च टीम बैठती है कि क्या गड़बड़ हुआ कॉन्ट्रास्ट में, तो आपके पास बैच नंबर होना चाहिए. तो आइडियली आजकल हर कॉन्ट्रास्ट में 2 स्टिकर्स होते हैं, एक बॉटल पे लगा होता है, दूसरा आपका काम है कि आप वो स्टिकर लगा के फॉर्म पे लगाएं पेशेंट को जिसको आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं. सो दैट इन केस देयर इज एन अनड्यू इवेंट, यू हैव अ रिकॉर्ड कि ये बैच था कॉन्ट्रास्ट पर, वो पूरा बैच फिर बदला जाएगा. ओके. रिमूव आउटर पैकिंग ओनली शॉर्टली बिफोर यूज. ये नहीं कि कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करना है, आपने सुबह से निकाल के रख दिया, दोपहर को इस्तेमाल कर रहे हैं. जब इस्तेमाल करना है सिर्फ उसी समय कॉन्ट्रास्ट खोलिए. चेक क्लियरनेस ऑफ द सोल्यूशन. अगर आपको कॉन्ट्रास्ट ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है, क्लाउडी लग रहा है, कुछ दाने लग रहे हैं, क्रिस्टल्स लग रहे हैं, देन दैट मींस मे बी द कॉन्ट्रास्ट इज नॉट गुड फॉर यूज, खराब हो चुका है. डू नॉट यूज ओपन वायर्स लॉन्गर देन 8 hours. दिस इज वेरी कॉमन. हम लोग कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, एक पेशेंट में नहीं लगा, दूसरे में इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं आप, बट
8 आवर्स, यानी सुबह जो खोला उसको शाम तक डिस्पोज ऑफ करना है। ये नहीं कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बच गया चलो उसको कल इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ओरल के लिए भी जो आपने वायल खोला है यू हैव टू फिनिश दैट ऑफ सेम डे। प्रिवेंटिंग एडवर्स रिएक्शंस, तो नॉर्मल पेशेंट आता है उसमें कैसे रिएक्शंस एडवर्स हैं रोक सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए कौन से वो पेशेंट्स है जो हाई रिस्क कैटेगरी है। ऑब्वियसली वो पेशेंट्स हैं जिनको पहले से हिस्ट्री है एलर्जी की, जिनको एस्थमा या ब्रोंकोस्पैज्म है, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज या फिर मल्टीपल माइलोमा, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के पेशेंट्स हैं। ऑन अ जनरल कैंसर पेशेंट, बहुत एज्ड पेशेंट्स, बच्चे, दीज आर ऑल पोटेंशियल्स फॉर एलर्जिक रिएक्शन। इन पेशेंट्स में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। रिस्क फैक्टर्स, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का क्या मतलब है कि आपको बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है। किन पेशेंट्स में नहीं देना है? विद मैनिफेस्ट हाइपरथायरॉइडिज्म, मतलब कि अगर एक पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है, उसका T3 T4 लेवल, हार्मोनल लेवल बढ़ा हुआ, तो आपको बताता है हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए मेरी लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो ऐसा पेशेंट आप कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे, वरना सीवियर रिएक्शन हो सकता है। सेकंड, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, अगर वो बताता है उसका न्यूक्लियर मेडिसिन में ट्रीटमेंट चल रहा है, थायराइड की उसको कैंसर था या थायराइड की कोई गांठ थी और न्यूक्लियर मेडिसिन में उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी कॉन्ट्रास्ट नहीं देना है, रिएक्शन हो सकता है। प्री मेडिकेशन, तो आपको पता चल गया कि पेशेंट के चांसेस हैं एलर्जी के, उसको पहले हो सकता है छोटा मोटा रिएक्शन हुआ हो, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? पहली चीज तो आप मना कर दो कि नहीं देंगे कॉन्ट्रास्ट, बट दैट इज नॉट डन। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्री मेडिकेट, यानी आप पहले से ऐसी दवा दीजिए जिससे रिएक्शन के चांसेस कम हो। सो व्हाट आर दोस? यू गिव प्रेडनिसोलोन, स्टेरॉइड, यू कैन गिव समथिंग लाइक एन एंटी एलर्जिक, डाइफेनहाइड्रोमिन मिनेट्रिल सिरप जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर आप आईवी भी दे सकते हैं। मैं डोजेस की बात नहीं करूंगा, डोजेस आपकी किताब में लिखी है, नेट में है, आप खुद से ले सकते हैं। मैं बस ड्रग्स के नाम आपको बताऊंगा। एंड रिमेंबर यू कैन गिव दिस ड्रग, अपने मन में कोई संशय नहीं रखिएगा कि आप लोग ये ड्रग्स नहीं दे सकते। द एनएमसी गाइडलाइन, एमसीआई गाइडलाइन क्लियरली सेज अ टेक्नीशियन कैन एडमिनिस्टर इमरजेंसी ड्रग्स व्हेन रिक्वायर्ड, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो जब मैं रेजिडेंट था आज से 15-20 साल पहले, तो हम लोग यूरिया क्रिएटिनिन देखते थे पेशेंट को जांचने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कि इज इट सेफ टू गिव कॉन्ट्रास्ट। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। नाउ वी डू व्हाट इज नोन एज EGFR। अब हम यूरिया क्रिएटिनिन लेते हैं पेशेंट का, उसका बॉडी वेट लेते हैं और फिर हम इस कैलकुलेटर में डालते हैं जो हमें वैल्यू देता है। ये कैलकुलेटर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप अपने मोबाइल में ऐप, गूगल ऐप में है, बहुत सारे EGFR कैलकुलेटर्स नेट पे है, आजकल मशीन्स में होता है। इस पे वैल्यू डालिए, जैसे पेशेंट ने कहा यूरिया इतना क्रिएटिनिन इतना, तो नहीं आपका नहीं हो सकता, नहीं, उसको कैलकुलेट करिए EGFR में डाल के कि वेदर द पेशेंट कैन बी गिवन कॉन्ट्रास्ट और नॉट। बहुत कॉमन ऐप है ये, एक ऐप मैंने यू किडनी करके है, GFR कैलकुलेटर है, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इफ यू पुट दीज ऐप्स यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू एंड देन इट इज सेड दैट इफ यू हैव अ वैल्यू मोर देन 30 पेशेंट रिस्क पे नहीं है, आप आराम से कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। इफ लेस देन 30 तो हाँ पेशेंट रिस्क पे है, नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है, रीनल शटडाउन में जा सकता है, तो आपको डिसाइड करना है कॉन्ट्रास्ट देना है कि नहीं, अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछिए। Okay, so what happens if a patient is of renal disease या उसका GFR कम है और उसको हम कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं? So we have what is known as contrast induced nephrotoxicity। कब कहते हैं कि contrast induced nephrotoxicity हो गई है? जब क्रिएटिनिन 25% बढ़ जाए, यानी 0.5 to 1% 72 घंटे में बढ़ जाए, या फिर CT में जो पेरेन्काइमल एटेन्यूएशन है वो 113 HU आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंजेक्शन हो जाए, तो पेशेंट अक्यूट रीनल फेलियर में जा रहा है, ही इज नाउ हैविंग कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बचना कैसे? आपको पता है कि पेशेंट को किडनी डिजीज है, फिर भी आपके डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनका चाहिए ही चाहिए हमें CT स्कैन। क्या कर सकते हैं आप? हाइड्रेशन, यानी कि उसको हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट करने से मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कॉन्ट्रास्ट की टॉक्सिसिटी कम होगी, वो शरीर से जल्दी एक्सक्रीट करेगा। हाइड्रेशन का क्या प्रोटोकॉल है? 100 ml पर आवर 4 आवर्स बिफोर टू 24 आवर्स आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। या आप ओरली उसको पिला भी सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। स्टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, 24 घंटे पहले दवाएं बंद करनी जो टॉक्सिक है। लो ऑस्मोलैरिटी और पॉसिबली आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट, जैसा मैंने कहा था, लो ऑस्मोलर या बेटर अगर आप उसे आइसोऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट दे सके बेस्ट है। इंक्रीज इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रास्ट मीडियम एग्जामिनेशन, 2 CT स्कैन या MR के बीच का टाइम जो है ज्यादा होना चाहिए। कुछ रेडियोलॉजिस्ट, कुछ डिपार्टमेंट N-एसिटाइलसिस्टीन भी इस्तेमाल करते हैं, इसका रोल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है।
और जो हम कॉमनली करते हैं कि अगर करना ही है पेशेंट का नेफ्रोटॉक्सिक है तो हम पेशेंट को डायलिसिस में ले जाते हैं। इमीडिएटली आपने किया और करने के बाद अगर आप एक इंस्टीट्यूट में है, एक हॉस्पिटल में है, तो पेशेंट को इमीडिएटली डायलिसिस में ले जाइए। तो ये माना जाता है कि डायलिसिस करने से उसका आपने कॉन्ट्रास्ट निकाल दिया। हालांकि ये भी कंट्रोवर्शियल है, इसमें भी अलग अलग थ्योरीज है। सबसे पहले तो आपको एज अ टेक्नीशियन याद रखना है कि आपकी इमरजेंसी ट्रे अपनी जगह पे होनी चाहिए और उसमें सारा सामान होना चाहिए। अक्सर देखा गया है जब रिएक्शन होता है सबके हाथ पैर फूलते हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे टेक्नीशियन हो, कोई दाई तरफ भाग रहा है, कोई बाई तरफ भाग रहा है, किसी को ड्रग नहीं मिल रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिले। ये नहीं करना है। अपनी ड्रग ट्रे तैयार रखिए, उसमें हर डिपार्टमेंट में एक प्रॉपर ड्रग ट्रे होती है, सीटी स्कैन रूम में, एमआर रूम में, एक्सरे रूम में, उसमें सारे इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड, एंटी एलर्जिक, जो जो इमरजेंसी ड्रग्स है सब होने चाहिए। एक्सपायरी डेट रखिए, अपना स्टॉक कंप्लीट रखिए। क्या ड्रग्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बुलाते भी हैं, एनेस्थेटिस्ट को बुलाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, नर्सिंग, तो अब उसको बुलाया आपने तो उसके पास अगर ड्रग्स नहीं होगा वो फिर लिखेगा कि जाइए ड्रग लेके आइए, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो ड्रग्स आपके पास होने चाहिए। सो व्हाट ड्रग्स यू नीड टू हैव? यू नीड टू हैव एड्रेनालिन, एन एंटीहिस्टामिन, atropine, bronchodilators, IV fluid, normal saline या ringer solution, anti-convulsant drug like diazepam, steroids, hydrocortisone या फिर dexamethasone, antiemetic, anti-vomit that means, painkiller, blood pressure instrument, pulse oximeter बढ़िया हो अगर आपके पास monitor हो, और nebulizer। तो एलर्जिक रिस्क के पेशेंट्स में क्या करना है? अगर आपको पता है पेशेंट को ऑलरेडी एस्मा है तो उसको प्री मेडिकेट करिए प्रेडनिसोलोन से या एंटी एलर्जिक जैसे बेनेड्रिन। मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन चीज है, बहुत डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ। पेशेंट्स डायबिटिक आते हैं मेटफॉर्मिन लेते हुए, अक्सर हम लोग पूछते नहीं है उनसे, कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं, बहुत सिवियर रिएक्शन हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। प्लीज पेशेंट से पूछिए आप डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक है अपनी दवाई दिखाइए। दवाई आपको नहीं समझ में आ रही है, दवाई को पढ़िए उसमें मेटफॉर्मिन है क्या, अगर मेटफॉर्मिन है स्टॉप मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के साथ आप कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते। इमीडिएटली बिफोर 248 आवर्स यानी 2 दिन पहले आपको कम से कम, अगर आप स्टॉप कर देते हैं बेस्ट है, नहीं तो कम से कम उस दिन की डोसेज उसको कहिए ना लें। कुछ लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि आफ्टर 24 आवर्स तक आप मेटफॉर्मिन ना लीजिए। दूसरी रिस्क प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या आप दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट? बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रास्ट का कोई खतरे की बात नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। खतरा जो भी है वो रेडिएशन से है, तो आपको डिसाइड करना है कि रेडिएशन देना है कि नहीं। कॉन्ट्रास्ट में कोई दिक्कत नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग, क्या ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट? बिल्कुल दे सकते हैं। 0.1% से भी कम एक्सक्रीट होता है, सेफ है बच्चे के लिए। कैसे देना है इंजेक्शन कॉन्ट्रास्ट? ना बहुत मोटा कैनुला इस्तेमाल करना है, ना बहुत पतला कैनुला इस्तेमाल करना है। यूजुअली 18 गॉज का आईवी कैनुला इस्तेमाल करना है, हैंड या रिस्ट पे करना है, और जो रेट है वो 1.5 ml पर सेकेंड रखना है। बहुत तेज रेट रखेंगे एक्सोडेट होने के कॉन्ट्रास्ट चांसेस रहते हैं। और नॉर्मली टेस्ट कैथेटर विद नॉर्मल सलाइन, हमेशा कॉन्ट्रास्ट देने के पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, सलाइन डालते हैं, राइट। गोल्डन रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट शुड नेवर बी इंजेक्टेड इन एन आइसोलेटेड क्लिनिकल सेटिंग। क्या मतलब इसका? आप है और पेशेंट अकेला है, ऐसा ना करिए। कम से कम एक कोई उसके साथ का होना चाहिए, आपके पास एक होना चाहिए हेल्प करने के लिए। टेस्ट डोज हमेशा थोड़ा सा डोज 0.1 ml कुछ जो है सबक्यूटेनियस चेक किया जाता है कॉन्ट्रास्ट देके। The patient should never be left alone following injection. An IV access should be maintained throughout the examination until the potential for acute reactions has passed. यानी कॉन्ट्रास्ट दे दिया, वेन फ्लो निकालना नहीं है आपको, वेन फ्लो अपनी जगह पे रहेगी। फिर 15 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करेंगे सब कुछ ठीक है, क्यों वेन फ्लो अपनी जगह पे रखेंगे? इन केस उसको रिएक्शन हो गया तो इसी IV एक्सेस से आप उसको इमरजेंसी ड्रग्स देंगे, आप उसका IV सलाइन चलाएंगे। The person administering the contrast should have a basic medical history of the patient, particularly relating to previous allergic reactions and risk factors. Clear. The weight of the children should be known prior to the procedure, so that in case anything untoward happens and an anesthetist or a pediatrician comes, you can tell the child's weight to the doctor, and he can manage accordingly. The site of resuscitation kit and emergency drug tray should be known and checked. Again, ambu bag, laryngoscope, drugs सब आपकी पहुंच में होना चाहिए और चेक होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मोटा मोटा रिएक्शन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एनाफाइलैक्टिक जो तुरंत होता है, नॉन एनाफाइलैक्टिक जो बिल्कुल तुरंत नहीं होता, तीसरा डिलेड। एनाफाइलैक्टिक में होता है यूट्रिकेरिया, लेरिंजियल एडिमा, ब्रोंकोस्पैज्म एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। नॉन एनाफाइलैक्टिक में नोजिया, कार्डियक एरिथमिया, पल्मोनरी एडिमा, सीवियर रीनल फेलियर। और डिलेड होता है 1 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक
उसमें हल्के फुल्के फ्लू वाले सिम्टम्स आते हैं। जनरल प्रोटोकॉल फॉर एक्यूट रिएक्शंस, ऑलवेज चेक फॉर वाइटल्स। क्या मतलब है? ब्लड प्रेशर गिर रहा है, पेशेंट की सांस फूल रही है, पल्स तेज चल रही है, ये बेसिक साइंस है जो आपको देखना है। जनरल प्रोटोकॉल फॉर एक्यूट रिएक्शन, इंश्योर एन एडिक्वेट एयरवे। कुछ टाइट कपड़ा तो नहीं पहन रखा है, गले से आराम से वो सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। स्टार्ट ऑक्सीजन, हल्का सा ऑक्सीजन कैमरा लगा दीजिए 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन से। सिक्योर इंट्रावेनस एक्सेस, आईवी सलाइन या रिंगल एक्टिव स्टार्ट कीजिए। पेशेंट का पैर ऊपर कीजिए, पेशेंट का पैर ऊपर करते ही 700 ml तक ब्लड वापस आता है, उसका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है। नोजिया बहुत कॉमन है, कॉन्ट्रास्ट दिया वो कहेगा पेशेंट उल्टी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं। सिंपल एंटीएमेटिक ड्रग दीजिए, पेशेंट को कंफर्ट करें। यूट्रिक एरिया, कॉन्ट्रास्ट लगाते ही बदन में चिकन लेकर आए, लाल 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 लाल, बहुत कॉमन है। अगेन नथिंग टू वरी, सिंपल एंटीहिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक ड्रग दीजिए और पेशेंट को ऑब्जर्व करिए। लैरिंजियल एडिमा, दिस इज सिवियर। लैरिंजियल एडिमा का क्या मतलब? लैरिंजियल एडिमा का मतलब है कि लैरिंक्स जो हमारे विंड पाइप का अपर पार्ट होता है वो सूज गया है। इसमें ये थोड़ी सिवियर कंडीशन है क्योंकि इसमें पेशेंट सांस नहीं ले पाता। ये शायद आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एनेस्थेटिस्ट को बुलाना होगा। लेकिन अगर इस तरह की पिक्चर आती है, मुंह सूज रहा है, ओठ सूज रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, दैट मींस immediately call your intervention guy, your anesthesia, your radiologist, because now bronchodilator देने से काम नहीं चलेगा। Bronchospasm, again आपने कॉन्ट्रास्ट दिया, विंड पाइप या ट्रेकिया जो है नैरो हो गई कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन से, बच्चे को एडल्ट को सांस लेने में दिक्कत हो रही, क्या करेंगे? ऑक्सीजन दीजिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन 6 to 10 यूनिट पर मिनट। उसके बाद आप ब्रोंकोडायलेटर जो हम लोग स्प्रे लेते हैं अस्थमा पे, कुछ टाइप का, कोई सैल्ब्यूटामॉल का, डेरिफाइलिन का कोई, या स्प्रे दे सकते हैं पेशेंट को। हाइपोटेंशन विद ब्रैडीकार्डिया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर तुरंत गिर गया, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया, पल्स आपने देखी, पल्स बहुत धीरे हो गई, तुरंत उसका लेग एलिवेट करिए। पूरे टेबल पर आप ये पोजीशन देख रहे हैं, लेग्स एलिवेटेड, ये करिए। ऑक्सीजन चलाइए और फ्लूइड रिंगल एक्टिव या सलाइन स्लो स्टार्ट करिए। एट्रोपिन रेडी रखिए, डॉक्टर मोस्ट प्रॉब्ली उसको एट्रोपिन देगा। सिवियर हाइपरटेंशन, कॉन्ट्रास्ट देते ही ब्लड प्रेशर शूट अप किया, 200 पहुंच गया, क्या करना है? आप लोग को अपने पास निफेडिपिन या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट रखनी है, उसको सबलिंगुअली पेशेंट को देना है तुरंत और उसको आईसीयू शिफ्ट करना है। चेस्ट पेन, अगेन सेम थिंग, वाइटल्स मेंटेन करिए, ऑक्सीजन दीजिए, हल्का सा फ्लूइड चलाइए, नाइट्रोग्लिसरीन या निफेडिपिन की टैबलेट रखिए। सीजर्स और कन्वल्जन, झटके आ रहे हैं, उसको क्या करना है? अगेन सबसे पहले तो पेशेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, टर्न लैटरली, वो एस्पिरेट ना कर जाए, उसको लैटरली टर्न कीजिए। उसके बाद सक्शन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन दीजिए उसको और डायज़ेपिन तैयार रखिए, डायज़ेपिन देने की जरूरत पड़ सकती है। सिवियर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, सिवियर पेशेंट की हालत बिल्कुल खराब, बीपी लो हो रहा है, हार्ट रेट लो हो रहा है, सांस फूल रही है, जो जो चीजें बताई है फिर से याद करिएगा। पैर उठाना है, थोड़ा सा आईवी फ्लूइड स्लो स्टार्ट करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, आप स्टेरॉइड देना है, तुरंत एंटी एलर्जिक देना है, इतना आप खुद अपने से कर सकते हैं। एक्स्ट्रावेसेशन वेरी कॉमन, आपने कॉन्ट्रास्ट दिया, जिस जगह कॉन्ट्रास्ट दिया वहां सूजन आने लगी, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप जिस वीनस चैनल में दे रहे थे कॉन्ट्रास्ट उससे बाहर निकल गया। अगर आप एक्सरे करेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर आपको मिलेगी जिसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू में कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ करने की जरूरत है, मोस्ट केसेस में अब्जॉर्ब हो जाता है नॉर्मली, कुछ केसेस में बढ़ने लगता है। इन केस ऐसा होता है आपको क्या करना है, उसको कहिए थोड़ा देर हाथ एलिवेट करके रखेगा। दूसरा, हम लोग कोल्ड और हॉट कंप्रेसेस देते हैं, ठंडा और गर्म, उससे ये जो कॉन्ट्रास्ट है जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को कहिए फिर आप कल आइए, देखते हैं, उसको फॉलो अप करिए, right? So less than 20 ml is considered minor, elevate and observe. More than 20 ml, then you might need a surgeon's help. And immediately surgeon should be consulted अगर blistering, फोड़े या फिर वहाँ पे काला पड़ रहा है, then it is something serious. But normally you just have to explain and reassure the patient and call the patient after 24 hours. एक घंटे बाद, एक दिन बाद बुलाइए। Now very important, the ABC, cardiovascular collapse, आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या आप कुछ कर सकते हैं? सांस से बिल्कुल रुक रही है, you have to give him CPR or what is known as ABC, airway, breathing and circulation. You have to maintain the airway, the breathing and the circulation. This is the first step. हर मेडिकल से जुड़े आदमी को पता होना चाहिए, वो टेक्नीशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टूडेंट, ये आपको आना ही चाहिए।
सबसे पहले बात करते हैं एयरवे की। एयरवे का क्या मतलब है? एयरवे का मतलब है कि आपको उसकी विंड पाइप, उसकी जो सांस लेने की नली है, वो ट्रैक पेटेंट रखना है। उसके लिए व्हाट यू डू इज यू लिफ्ट द चेन। इस डायग्राम में देखिए हाउ इज दैट बीन डन। यू लिफ्ट द चेन इन सच अ वे दैट इज ट्रैकिया इज एब्सोल्युटली पेटेंट, ताकि हवा ठीक से जा सके। सेकेंड इज ब्रीथिंग। आप अपना मुंह के नाक और मुंह के पास ले जाइए, देखिए सांस आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है, सबसे पहले उसको साइड में लिटाइए। उसके बाद क्या करना है आपको? साइड में लिटा के माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिए, माउथ टू नोज रेस्पिरेशन दीजिए। अगर अम्बू बैग से दे सकते हैं उससे दीजिए, लेकिन यू हैव टू गिव हिम एयर। थर्ड इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के आपको पता होगा, यू हैव टू गिव व्हाट इज नोन एज सीपीआर। So you have to keep your hands like this, one over the top, keep it in the middle of the chest, ठीक है? हार्ट पे नहीं रखना है, middle of the chest में, and then you press it down. बहुत तेज नहीं प्रेस करना, otherwise you will fracture the sternum and the ribs, but it should be like 1001, 1002 इस तरह से, और इतना कि उसका sternum जो है 2 इंचेस नीचे जाए। कम से कम कोशिश करनी है आपको, क्योंकि अगर आपके सामने खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है तो आप चाहेंगे मरीज की मदद करना। So this is known as compression and decompression. So there is compression of heart and lungs, which sort of increases the intrathoracic pressure, and there is decompression, refilling of heart and lungs, right? So this helps in the breathing of the patient. So just a word about MRI contrast. MRI contrast reactions बहुत rare होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत ही बुरे होते हैं। They are known as NSF. NSF की सबसे बुरी बात यह है कि वो कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों के बाद तक हो सकता है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। इसमें भी रैश होते हैं और स्किन जो है फाइब्रोस हो जाती है, ऐसा लगता है पूरी स्किन खिंच गई है। तो वेरी सिवियर कंडीशन। ओके, सो आई विल एंड दिस लेक्चर सेइंग दैट एज अ टेक्नीशियन आपको समझना है कि आपका काम सिर्फ स्कैनिंग करना नहीं है। जिस दिन आप मेडिकल लाइन में आए थे, एवरी पेशेंट्स लाइफ इज नाउ एसोसिएटेड विद यू। If you have a patient who is having allergic reaction, who is going down, do not stand there. Do something. Give him anti-allergic drugs, give him steroid, give him IV fluid, call for help, right? Learn these things because you will do justice to your profession.